जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और इसके अंदर टोटल लगभग 30 से 35 प्रश्न हमने लिया है। बहुत अच्छे ही क्वालिटी के प्रश्न हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट्स आपकी परीक्षा के अंदर काफी मदद करेंगे। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेशन को आप आराम से एंजॉय करिए। मैं आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर जो भी 35, 36, 37 इसमें प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके देखेंगे। वीडियो को बीच में आप कभी भी स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्त प्रैक्टिस जो है वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। अगर आप मान लीजिए अभ्यास में कमी रख दिए ना, अभ्यास में अगर आप चूक गए तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करने में 100% चूक जाएंगे। क्योंकि आप जो इतनी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतना तगड़ा कंपटीशन है, भर्ती भले 60,000 है लेकिन 50 लाख जहां आवेदकों ने आवेदन किया है, तो आपको निश्चित रूप से अपने अभ्यास को बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा कि आपके मान लीजिए परीक्षा में अगर आप सफल हो गए तो व्यक्ति रनिंग के लिए 2 महीने पहले से तैयारी करता है और ये देखता है कि हमारा टाइम कितना लग रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार की आवश्यकता और है। तो उसी प्रकार से इस रिटन टेस्ट के अंदर भी है कि आपकी परीक्षा के अंदर 2 घंटे का टाइम है, 150 प्रश्न है, तो उसके प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सवालों की शुरुआत करेंगे, सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और एक एक सवाल का विस्तृत डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा को रखा गया है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ऐसा नहीं है केवल ब्रज भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा के साथ साथ और अन्य भी कुछ भाषाएं आती हैं जिनका नाम हम लिख रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे है ब्रज भाषा। पहली ऐसी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दूसरी जो है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तीसरी जो है वो हरियाणवी। हरियाणवी जो है ये भी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और चौथा जो है आपका कन्नौजी। कन्नौजी और उसके बाद से जो लास्ट 5वां हम देखें तो यह बुंदेली। तो ये 5 प्रकार की भाषाएं हैं, उपभाषाएं, जिसको आप बोलियां भी कहते हैं, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न कभी भी अगर बने कि पश्चिमी हिंदी के अंदर टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो मुख्य रूप से 5 भाषाएं हैं। 5 भाषाओं को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे क्योंकि सवाल बहुत बार बना है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है हिंदी का व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो हिंदी का व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जेसुआ केटलर। क्या नाम है? जेसुआ केटलर। बस नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है श का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए 3 प्रकार के श होते हैं और तीनों प्रकार के श का उच्चारण स्थान अलग अलग है। और इससे सवाल हर बार परीक्षाओं के अंदर आए हैं। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर इन तीनों ही श से सवाल बने हैं, इनके उच्चारण स्थान को लेकर के। तो समझते हैं हम लोग। देखिएगा, इसको बोलते हैं, इस श को बोलते हैं तालव्य स। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान है आपका तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु है। अगला जो स आता है इसको कहते हैं हम लोग दंत्य स, क्योंकि इसका उच्चारण करने पर हमारी जीभ दांत के पास जाती है। इस श का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि हमारी जीभ यहाँ पे उच्चारण करते समय तालु के पास जा रही होती है। और अगला जो श होता है इसको कहते हैं हम लोग मूर्धन्य स। मूर्धन्य स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ उल्टा हो जाती है। जिस भी बड़े अक्षर का उच्चारण करते समय जीभ अगर उल्टा हो जाए, कर्व की तरफ से घूम जाए, तो उसको हम मानते हैं कि ऐसे प्रकार के व्यंजन जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जो श है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि मूर्धन्य का अर्थ होता है कि जीभ का टेढ़ा हो जाना। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि कह रहे अल्प प्राण अघोष ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? अल्प प्राण अघोष ध्वनि आखिर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अल्प प्राण आप जानते होंगे कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है। और अघोष कौन होता है? तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है। तो पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है और पहला और दूसरा अघोष होता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे विकल्प के अंदर देख रहे होंगे तो विकल्प के अंदर एक जगह लिखा है क, त। क, त जो है ये दोनों ही ऐसे वर्ण हैं जो अल्प प्राण के साथ साथ अघोष भी है। आप कहेंगे सर कैसे?
क्योंकि क जो है, जैसे मान लीजिए क को ही देखें तो क क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला है, जी पहला है। और अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन की हम बात करें, वर्ण की बात करें, और कोई वर्ण किसी वर्ग का पहला हो तो वह क्या हो सकता है, सबसे पहले वो अल्प प्राण होगा और इसके साथ ही साथ वो अघोष भी होगा। तो इसलिए हम क को कह सकते हैं कि भाई ये अल्प प्राण तो है ही और अघोष भी है, क्योंकि यह वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है। ऐसे ही आप त को देख सकते हैं, त भी वर्ग का पहला है इसलिए अघोष है और पहला है और इसलिए आपका ये अल्प प्राण है। तो अघोष और अल्प प्राण दोनों है, कौन है, क और त। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए। करेक्ट, किस नासिक के व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन की संख्या दोस्त होती है टोटल 5। कौन कौन से होते हैं आखिर नासिक के व्यंजन, तो 5 नासिक के व्यंजनों की हम बात करें तो होते हैं अंग, अंग से शुरुआत होती है, अंग, इया, र, न, म। अच्छा, इनको नासिक के व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये उस प्रकार के व्यंजन हैं जिसके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नासिक के व्यंजन। इसलिए अंग, इया, र, न, म ये नासिक के व्यंजन है और इनकी टोटल संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न करें, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। अमृत, अमृत शब्द के देखिए टोटल 4 पर्यायवाची सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं अमृत शब्द के 4 पर्यायवाची, तो पहला अमृत शब्द का जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है पर्यायवाची, अमृत शब्द का जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है पर्यायवाची, उसका नाम है सोम। सोम पहला पर्यायवाची जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद परीक्षा के अंदर आपसे पीयूष, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची है। फिर अमीय, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची है। फिर सुरभोग, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं अमृत शब्द के, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हीं की हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो अमृत शब्द का यहाँ पे जो आपके सवाल के अंदर पूछा है कि अमृत का पर्यायवाची कौन है, तो अमृत शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, सोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो देखिए पुत्री का भी ना 4 पर्यायवाची होते हैं। पुत्री शब्द का पूछा है पर्यायवाची कौन होगा, तो पुत्री शब्द के भी 4 पर्यायवाची जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं के अंदर आए हैं। कौन कौन से पुत्री शब्द के पर्यायवाची होते हैं, तो पहला पुत्री का पर्यायवाची होता है जो आपके प्रश्न के अंदर पूछा है, तो उसमें एक जगह विकल्प दिया है और उस विकल्प के अंदर लिखा है आत्मजा। क्या लिखा है, आत्मजा। अगर आत्मज कहता तो आत्मज जो है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है, लेकिन आत्मजा बोला है तो ये पुत्री का होता है। और इसके साथ ही साथ क्या है, तनया, ये भी पुत्री का है। इसके अलावे सुता, ये भी पुत्री का है। और इसके अलावे दुहिता, ये भी पुत्री का है। तो इन सभी पर्यायवाची को बड़े ध्यान से याद करके जाएंगे परीक्षाओं के अंदर। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि इस 30 सेट के अंदर, जैसा मैंने फैसला लिया है कि आपकी परीक्षा से पहले 30 प्रैक्टिस सेट सेक्शनल करा दें, हर सब्जेक्ट वाइज, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो। तो उसके क्रम में हमने ये सेशन आज से स्टार्ट किया है। तो आप याद रखेंगे हर सेट के अंदर 2-4 पर्यायवाची डालेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है इसी सेट के माध्यम से कवर हो जाए। परीक्षा के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कम बचा है। आपके पास वक्त ही कहाँ है कि इधर उधर की चीजें पढ़ेंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पॉज करिए वीडियो को और फिर जाकर कोशिश करिए अपने मन से हल करने की। अगला प्रश्न है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या है। दोस्त, अल्प विराम को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा। और जैसे ही शब्द हमने कॉमा बोला, आप आराम से चुटकियों में समझ गए कि सर कॉमा चिन्ह का कौन सा मतलब होता है। तो कॉमा इस प्रकार का चिन्ह होता है और इसका प्रयोग कोई व्यक्ति कब करता है, तो जब आपको कोई बहुत बड़ा गद्यांश लिखते समय या कोई बहुत बड़ा 2-4 लाइन या 5 लाइन की कोई कविता लिख रहे हो या कोई भी चीज, लेटर लिख रहे हो, कोई पत्र लिख रहे हो, तो उसमें अगर आपको थोड़ी देर के लिए ठहराव देना है ना, कोई लेखक या आप मान लीजिए खुद लिख रहे हो कोई चीज और इसमें अगर थोड़ी देर के लिए ठहराव देना है, तो वहां पे हम लोग चिन्ह प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। ठीक है, तो अल्प विराम का ये चिन्ह होता है। कुछ चिन्हों को और हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि विराम चिन्ह से सवाल एक प्रश्न पक्का बनता है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। अगला प्रश्न आपसे यही है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वाक्य के समाप्त होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अगर मान लिया हम पूछते हैं आपसे कि मान लिया आश्चर्यजनक वाक्यों के अंदर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो जब भी किसी वाक्य के अंदर आश्चर्यता प्रकट की जाए, आश्चर्य प्रकट किया जाए, तो वहां पे विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। वो चिन्ह इस प्रकार से होता है। क्लियर हुई बात। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते ही हैं।
ये छोटा सा चिन्ह अगर हो तो योजक चिन्ह होता है, ऐसे ही थोड़ा सा दिया जाए तो उद्धरण चिन्ह होता है। तो हम विराम चिन्ह को आपको बताते चलेंगे, हर सेट के अंदर एक सवाल जरूर मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तो तत्सम के लिए हम कुछ बात बता दे रहे हैं आपको। तत्सम शब्दों का पहचानने का एक रामबाण तरीका मात्र 10 सेकंड के अंदर आप सुनिए, बहुत जल्दी। देखिए दोस्त, ये श इधर लिख देते हैं, ये तत्सम को दर्शाएंगे, और इधर हम लिखते हैं तद्भव। तत्सम तद्भव का आज ही से समस्या, जड़ से समस्या समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। श हो गया, त्र हो गया, उसके बाद से आपका वो हो गया, उसके बाद से स हो गया, त्र हो गया, वो हो गया, ऋषि वाली री हो गई, ठीक है ना। श त्र व ऋषि वाली री है ना। तो अगर इस प्रकार के ये जो अक्षर हैं, अगर आपको किसी शब्द के अंदर दिख गए, श दिख गया, त्र दिख गया, वो दिख गया, ऋषि वाली री दिख गई, तो मान लीजिएगा कि वो शब्द किसका होगा, तत्सम का। इस बात की 100% गारंटी है कि अगर किसी शब्द के अंदर संज्ञा वाला स, त्र, व, ऋषि वाली री दिखाई दे दे, तो निश्चित रूप से वो शब्द किसका होगा, तत्सम का। अच्छा, तद्भव कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दोस्त, इसी का रूपांतरण होता है। यही जो श है ना, यह बदल जाता है, यह बदल जाता है ख, ये स जो बदलता है ख छ में, और उसके बाद से ये त्र बदल जाता है तो में, वो बदल जाता है वो में, और इसी वाली री जो बदल जाती है वो रो में बदल जाती है। तो इस प्रकार से आप ये परिवर्तन हमेशा दिमाग में करके चलेंगे, ठीक है ना। दोस्त गलती हो गई, यहाँ संयम वाला स जो है सरोटा वाले स में बदल जाता है, और ये ऋषि वाली री रो में बदल जाती है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्ण आता है छत्री वाला छ, ये बदल जाता है आपका ख में और छ में। तो इस प्रकार से तत्सम से तद्भव का बदलाव आपने देखा। हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, अगर किसी वर्ण के अंदर ये संयम वाला स, त्र, व, ऋषि वाली री और छत्री छ, अगर ये 5 वर्ण अक्षर दिखाई दिए तो निश्चित रूप से वह शब्द तत्सम का होगा। और इसके साथ ही साथ अगर इसका रूपांतरण, यानी ये सरौता वाला स, तकली त, बकरी ब, रथ वाला र, खरगोश ख और छाता वाला छ, अगर इधर का कोई दिखाई दिया तो निश्चित रूप से उसकी संभावना 99.99% होगी कि वह तद्भव होगा। साथ ही साथ अगर कोई आधे अधूरे शब्द हैं तो वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। एक और चीज हम आपको बताते चले तद्भव के केस के अंदर, कि तद्भव अगर किसी शब्द के अंदर चंद्रबिंदु लगा है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक है जी। और केवल अगर बिंदु लगा है तो उसमें तत्सम और तद्भव दोनों होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर चंद्रबिंदु आ गया तो मान लीजिए 100% कि वो शब्द तद्भव का ही होगा। तो तत्सम की कहानी खत्म। अब इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा तत्सम है, तो याद रखिएगा, आपके प्रश्न के अंदर आप विकल्प के अंदर देख पा रहे होंगे स्पष्ट तरीके से कि अग्र, पहला ही विकल्प दिया है अग्र। अग्र कौन सा आ रहा है, ऋषि वाली अग्र। तो इस हिसाब से किसी भी प्रकार का अग्र दिखाई दे देगा, इस प्रकार से तिरछा अग्र ऋषि वाली दी आ रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि तत्सम का शब्द होगा। अगला प्रश्न है नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा। तो देखिए सभी सवालों का ट्रिक नहीं है, और हर प्रश्न का आप अगर सोचिए कि ट्रिक हो जाए तो नहीं होगा। नारियल शब्द का जो अगर देखा जाए तो नारियल शब्द का होगा नारिकेल। नारी के चौथा दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ शब्दों को आपको रट के भी चलना होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो नारियल शब्द का अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो होता है नारिकेल। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए हमने कहा कि 99.99% जगहों पे आपको ये मेरा वाला ट्रिक जरूर आपको काम आएगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे आपको रटने की भी आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब जो है आप बिल्कुल बता देंगे, अब तो बिल्कुल बता देंगे। जैसे कुक्षी शब्द बोला और इसका कहा कि तद्भव रूप क्या होगा, तो छत्री वाले छ का जो रूपांतरण होता है वो 2 चीजों में होता है, या तो छाता वाले छ में होगा या खरगोश वाले ख में होगा। या तो छत्री वाला छ का छ में होगा या ख में होगा, ठीक है ना। कई बार छ नियम है इसका कि कब छाता वाला छ में बदलेगा और कब खरगोश वाला ख में बदलेगा। लेकिन अगर आप इस विकल्प में देखेंगे ना, तो छत्री वाले छ के जगह पे आने की संभावना या तो छ की होगी या तो ख की होगी। और आपके विकल्प के अंदर आप देखेंगे तो पहला ही विकल्प जो है तो यह है कोंख। छाता वाला छ किसी विकल्प के अंदर है ही नहीं, पहले विकल्प में दिया भाई। हमने कहा कि 2 ही चीजों बदल सकते हैं, या तो छ में या तो ख में। तो छ कहीं है ही नहीं किसी विकल्प के अंदर, ख है, बस उत्तर मार दिया खत्म।
एक बार पिछले बार लेखपाल का पेपर हुआ और उत्तर प्रदेश लेखपाल के अंदर एक सवाल बना कि कक्षा शब्द जो है निम्नलिखित में से पूछा था कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो ये छतरी वाला छ भी हमने कहा, छतरी वाला छ आ जाएगा तो हमेशा कौन सा होगा, वो छतरी वाले छ वाले हमेशा तत्सम होंगे। 5 चीजों को हमने बताया है, छ, त्र, व, संयम वाला स, है ना, और ये कोई चीज। तो 5 ऐसे अक्षर हैं, अगर ये आपको किसी शब्द के अंदर दिखाई दे तो वो तत्सम होगा। बाकी इसके अलावे इसका रूपांतरण भी हमने आपको बताया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो निश्चल शब्द होता है ना, ये विसर्ग संधि द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना है, विसर्ग संधि द्वारा। अब आप कहेंगे सर कैसे, विसर्ग संधि से आखिर ये कैसे बन गया है। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। निह धन चल से बनता है निश्चल, निह धन चल से क्या बनता है, निश्चल। कैसे बनता है, क्या नियम लगा, तो याद रखिएगा, अगर विसर्ग के बाद से च, छ या संयम वाला स आ जाए तो विसर्ग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। और किसमें परिवर्तित होता है, जो संयम वाला स है वो आधे वर्ण के साथ। और आधा वर्ण माने हलंत को दर्शाता है, हलंत द्वारा हम आधे वर्णों को दर्शाते हैं। और शिष्यों को अगर आधा लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। और इस हिसाब से आपको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निह धन चल बराबर क्या बनेगा, निश्चल। क्लियर हो गई बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गीतांजलि शब्द, इसमें जैसा कि हमने बताया विसर्ग संधि है। गीतांजलि शब्द में आपसे पूछे कि कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा एक चीज अभी हम फिर आपको बताने चाह रहे हैं। इसके अलावा अगला भी इसके सामने प्रश्न भी आएगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के अगर बीच में बड़ी मात्रा दिखाई दे, कौन सी मात्रा दिखाई दे, बड़ी मात्रा। अगर बीच में बड़ी मात्रा दिखाई देगी तो हमेशा और हमेशा कौन सी संधि होगी, वो दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे यही पूछा है कि गीतांजलि शब्द में का सही संधि विच्छेद पहले बता दीजिए। संधि का नाम नहीं पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। तो बहुत आसान है दोस्त, संधि का नियम पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। कैसे होगा, गीत धन अंजलि, क्योंकि गीतांजलि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गीतों का संग्रह। गीत और अंजलि का मतलब संग्रह। अब यहाँ पे हम कैसे कह रहे हैं कि दीर्घ संधि होगा। आपसे प्रश्न में तो बस यही पूछा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बता दिए। ऐसा इसका अगर पूछता कि कौन सी संधि है तो नियम काम करता है, गीत में अ आ रहा है और इधर से अ आ रहा है और अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ। और बीच में अगर आ गया, बीच में बड़ी मात्रा आ गई तो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि सरयुग्म में कौन सा संधि है। ठीक है जी, सरयुग्म में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं, सरयुग्म बीच में कैसी मात्रा दिखाई दी, बीच में बड़ी मात्रा। और जब बीच में बड़ी मात्रा तो याद रखिएगा दीर्घ संधि। कैसे भाई, तो नियम आपको बता दे रहा, कॉन्सेप्ट समझिए। सरयू अधन उर्मी बराबर सरयुग्मी होगा कि नहीं भाई। यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ। यही तो हमने पढ़ा है दीर्घ संधि के अंदर ना। दीर्घ संधि का नियम यही तो कहता है भाई कि दो समान मात्राएं मिलकर के दो सजातीय स्वरों के मिलने से जो बड़े स्वर का निर्माण होता है वही दीर्घ स्वर संधि आ जाती है। तो ये सजातीय स्वर है, मिलने से बन गया बड़ा स्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल्हू का बैल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। कोल्हू का बैल का मतलब समझते हैं। कोल्हू में जो बैल लग जाता है वो क्या करता है भाई, खूब बुरी तरीके से मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। नहीं चलता है तो मालिक उसको जो चलाने वाला होता है मार डंडे बरसाता है उसके ऊपर। तो यानी उसका काम होता है बुरी तरीके से मेहनत करना, बुरी तरीके से काम में लगा रहना, खूब मन लगा के काम करना, उसी को कहते हैं कोल्हू में बैल का की तरह काम करना। ठीक है ना। चलिए, तो कोल्हू का बैल होना आप समझ गए। आगे कह रहे हैं अंगारों पर पैर रखना। अच्छा, आग कहीं जल रही हो और आग कहीं जल रही हो उसमें पैर रखेंगे तो क्या वो आपकी सुरक्षा करेगा कि वो जला देगा ना। तो आग में पैर रखने का मतलब हो गया संकट में काम करना। कोई ऐसा जिसमें आपको विकल्प के अंदर दिया भी गया है कि खुद को संकट में डाल देना, कोई ऐसा काम करना जिससे आप संकट में चले जाएं। भाई आग में पैर डालेंगे तो संकट में ही तो जाएंगे कि बहुत खुश हो जाएंगे आग में पैर डाल करके।
आग में पैर डालेंगे तो आग आपके पैर को जला डालेगी, फिर आप दुख में हो जाएंगे। इसलिए कहा गया संकट में डालना इस मुहावरे का सही अर्थ है। आगे क्या करें, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्त क्रमवाचक विशेषण के बारे में अगर हम बात करें तो क्रमवाचक विशेषण कहते किसको है? तो वह विशेषण शब्द जो रैंक को दर्शाए, जो रैंक को दर्शाएगा, जो आपके स्थान को बताए, आपकी पोजीशन को बताए, उसी को कहते हैं क्रमवाचक विशेषण। रैंक का मतलब जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने गए, खूब अच्छी तैयारी रही आपकी और आप कर गए टॉप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे यूपी पुलिस की परीक्षा के अंदर आपका फर्स्ट रैंक आया, तो हम कहेंगे जैसे मान लीजिए वो लड़का मोहन, हमने कहा कि भाई मोहन का उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में प्रथम स्थान आया, तो प्रथम स्थान क्या बताता है? उसके रैंक को बता रहा है। हमने कहा किसी का दूसरा स्थान आया, किसी का तीसरा आया, किसी का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपके क्लास के अंदर भी टेस्ट होता होगा, आपके स्थान मान लीजिए टॉप 10 में आप कभी जगह बनाए, कभी आप टॉप 20 में आए, 10वां स्थान आया, 12वां स्थान आया, तो किसी भी व्यक्ति के स्थान को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही तो क्रमवाचक बोलते हैं ना। संख्यावाचक विशेषण का ही ये पार्ट है क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत इसकी हम लोग गिनती करते हैं। अच्छा, क्रमवाचक के बाद इसमें दो चीजें और भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये भी आपकी परीक्षाओं में कई बार आई है, ठीक है ना। क्रमवाचक में हमने आपको बता दिया। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि अभी हमने आपको बताया कि क्रमवाचक रैंक को दर्शाता है। क्रमवाचक किसको दर्शाएगा? रैंक को, किसी भी व्यक्ति के स्थान को। इसमें एक और चीज आ जाता है आपका गणनावाचक, और गणनावाचक के अलावा एक और चीज आता है आवृत्तिवाचक। इससे भी कई बार सवाल बनता है। ये सब संख्यावाचक विशेषण के ही पार्ट है। गणनावाचक में हम आपको बता दें, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं, बाकी हर सेट के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे जिससे 30 सेट के अंदर संपूर्ण कॉन्सेप्ट हिंदी का माइंड में चला जाए। तो गणनावाचक उसको बताया जब इसको हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 50 लड़के हों, हम आपसे कहेंगे गिनने के लिए, हमको टोटल संख्या मान लीजिए एग्जैक्टली ना पता हो, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 ऐसा करके गिनेंगे। तो इस प्रकार से उस पर गिनती के अंदर जिस चीज को हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गणनावाचक। आवृत्तिवाचक क्या होता है कि जिसमें संख्या का दोहराव हो जाए। संख्या का दोहराव कहने का मतलब एक मोटा मोटी अर्थ समझें, अगर किसी संख्या के साथ गुना शब्द लिखा है, गुना, जैसे 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, गुना शब्द आते ही आप समझ जाइएगा वो किसका होगा? आवृत्तिवाचक का होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक एक सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। मेरी कोशिश है कि इन सवालों के माध्यम से आपको परीक्षा में मदद मिले। अगला है इंस्पेक्टर साहब कितनी देर में आएंगे। इसमें पूछा है आपसे कि क्रिया विशेषण बता दीजिए। एक चीज बताइए, कितनी देर में। आपने उससे क्या पूछा? कितनी देर का मतलब क्या होता है? कितनी देर किसको दर्शाएगा? हमेशा ऑटोमेटिक, बहुत छोटी बात है। हम आपसे पूछे कि अब कितने देर में पेपर हल कर लेंगे, तो टाइम ही तो पूछ रहे हैं ना, कितना देर में आप पेपर हल कर लेंगे, कितने देर में परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो हम आपसे टाइम ही तो पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, हम समय पूछ रहे हैं। और समय सूचक शब्दों को जो क्रिया विशेषण शब्द बताए उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा विशेषण कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सवाल का सही उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो है विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं। तो अगर विद्वान व्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्ति पूजनीय होते हैं दोस्त? तो विद्वान, जो व्यक्ति विद्वान होगा वो पूजनीय होगा। तो विद्वान एक प्रकार का गुण हो गया, उसके विद्वता गुण हो गई, और इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ये गुणवाचक है। अगला प्रश्न कह रहा है सच्चे लोग कभी नहीं हारते। किस प्रकार के लोग? अच्छे लोग, बुरे लोग, सच्चे लोग, आरामी किस्म के लोग, किस प्रकार के लोग? तो कह रहा है सच्चे लोग। तो लोगों की एक गुण के अंदर बात की गई, लोगों की एक क्वालिटी बताया है इस प्रश्न के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी गुणवाचक के अंदर आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रात को अचानक वर्षा होने लगी। याद रखिएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? तो पूछा है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे क्रिया के होने के तरीके की बात की जाए, किसी वाक्य के अंदर क्रिया के होने के तरीके को बताया गया हो, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा वह क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, वर्षा होने के तरीके और ढंग को बताया जा रहा है। और हमने कहा कि जिस वाक्य से
यह स्पष्ट हो रहा हो, उसके तरीका के, उसके ढंग को जो बता रहा हो, तो वे वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? क्रिया विशेषण में कौन सा अंग होता है उसका? उससे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक। तो अचानक वर्षा होना एक तरीका है। बस हम कहें बस फटाफट भर गई, तो बस के भरने का एक तरीका रहा। हमने मान लीजिए आपसे कहा कि रोहन ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, रोहन ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, तो उसके पढ़ाई करने का जो तरीका हमने कहा वो ध्यानपूर्वक तरीका बता रहा है उसको। हमने कहा कि मान लीजिए कि मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलने के तरीके को हमने कहा कि धीरे धीरे चलता है। वह बहुत तेज तेज बोलता है, तो बोलने के तरीके को हमने बताया। जो जब भी तरीके की बात की जाएगी तो वह क्रिया विशेषण में कौन सा पार्ट में आके आएगा? रीतिवाचक में। क्लियर होगी बात? सवाल का उत्तर रीतिवाचक। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। अंशतः का मतलब समझते हैं? थोड़ा सा। और जब भी थोड़ा सा, कम, अधिक, अल्प यानी मात्रा की बात की जाएगी दोस्त, तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको हम रखने जा रहे हैं, जब भी मात्रा की बात करेगी, मात्रा सूचक शब्द जब भी आएंगे तो क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि मात्रा सूचक शब्द अत्यधिक हो, कम हो, अधिक हो, अल्प हो, है ना? जैसे यहाँ पे अंशतः है, तो इसको हम, जैसे इसमें लिखा है कि मैं आपकी बातों से अंशतः सहमत हूं। अंशतः मतलब कुछ हिस्सा, मात्रा बता रहे हैं, पूरी बात से नहीं सहमत है, कुछ हिस्सा तक। तो जैसे उसकी मात्रा हम दर्शाएं, हम उसको किसके अंदर रखेंगे? परिमाणवाचक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? याद रखिएगा, सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक जबरदस्त टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके अंदर कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का मौजूदगी हो। और इसको पहचानने के लिए आप याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में क्या और कैसे, क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब अगर मिल जाए, क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए दोस्त, तो निश्चित रूप से वह वाला वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। दोबारा सुनिए, क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया मौजूद होगी। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे विकल्प नंबर डी में कह रहा है श्याम खाता है, प्रश्न करिए थोड़ा भी जवाब मिल जाएगा। श्याम क्या खाता है? तो अरे भाई बहुत कुछ खा सकता है, आम, केला, सेब, संतरा, अनार, रोटी, चावल, बहुत कुछ चीजों को खा सकता है, तो वहां जवाब मिल रहा है। बाकी आप थोड़ा सा 3 विकल्पों में देख लीजिए, क्या और कैसे से प्रश्न करके देखिए, नहीं जवाब मिल पाएगा। जैसे पहला विकल्प कर रहा है गाय बैठती है, क्या बैठती है भाई? कैसे बैठती है भाई? बैठती है, ठीक है ना? तो उसका आप सटीक सीधा सा जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसमें सटीक जवाब आपका मिल सकता है कि ये चीज खाता है, वो चीज खाता है, ठीक है। अब सूरज निकलता है तो क्या निकलता है, कैसे निकलता है, इसका कुछ सटीक जवाब आप दे पाए कि कैसे धीरे धीरे निकलता है, ये सब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा। सकर्मक क्रिया में क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया को, नहीं मिले तो अकर्मक हो गया। आगे, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, कौन सा शब्द प्रविशेषण है? सुनिएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अगर हम आपसे पूछें कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो सुंदरता शब्द क्या बता रहा है? सुंदरता शब्द ये बता रहा है उसकी विशेषता, और विशेषता की जो सुंदर जो शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है, और विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? विशेषण है। अब विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पे अगर अत्यंत शब्द की बात करें तो अत्यंत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। जो विशेषण की विशेषता होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, गहने अलमारी में है, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो वहां अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण। हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में मैं पर, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होगी तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सवाल का सही जवाब होगा। आगे कह रहा है, सोनी चम्मच से चावल खाती है। जहां भी माध्यम का प्रयोग हो जाए, माध्यम का, कोई काम किसी माध्यम से हो जाए, जैसे हम लिखें कि हम यहाँ कलम से लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं,
तो ये माध्यम है कि नहीं लिखने का। अगर जब भी माध्यम की बात की जाएगी तो वहां हमेशा करण कारक होगा। कौन सा कारक? करण कारक। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करण कारक। आगे, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी कोई संज्ञा जिसको आप केवल महसूस कर सके, जिसको देखा ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है बचपन। अब बचपन को अगर आपसे पूछे तो क्या उसको देख सकते हैं? भाई गोरा है, काला है, कितने फिट का है, कितना उसका वजन है, कुछ बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। तो जिस चीज को आपने देखा ही नहीं उसी को हम कहेंगे भाववाचक। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बचपन। आगे चलते हैं। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने का। वृष्टि का मतलब होता है बारिश। अब बारिश नहीं होगी तो किसान लोगों को क्या होता है कि कहीं सूखा ना पड़ जाए, तो उन लोगों के अंदर डर है और डर के लिए हम लोग आशंका जताते हैं। आशंका इसमें बीच में भरा जाएगा। आगे कह रहा है कि जिसने ऋण लौटा दिया। ऋण का मतलब होता है कर्ज। अगर कोई व्यक्ति कर्ज लौटा दे, अगर कोई व्यक्ति क्या कर दे? कर्ज को लौटा दे, तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे ऊर्णी, क्योंकि वो ऋण से मुक्त हो गया। ऊर्णी का मतलब ऋण से मुक्त हो जाना, ऊर्णी बोलेंगे। सवाल का सही जवाब होगा ऊर्णी। आगे क्या कह रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब जानते हैं क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। सही जवाब प्रकाश हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो याद रखिएगा, रोला और उल्लाला इन दोनों के मिलने से छप्पय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छप्पय का। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय का निर्माण होता है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कई बार ये दोहा से सवाल पूछा गया है कि दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11। जैसे आप एक दोहा पढ़ते हैं, जैसे ही आप क्या नाम है कि हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, तुलसीदास जी ने लिखा है इस चीज को। तो ये है क्या है? ये दोहा है। अब मात्रा गिनेंगे, सिखाएंगे हम आपको छंद के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक से क्या होगा भाई? कोई बहुत चीज भयानक आ गई तो क्या होगा? अंदर में भय होगा, डर हो जाएगा। भय इसका स्थायी भाव सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं को देखकर अगर आपके मन में कोई अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं संचारी भाव। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया है और उसके शरीर से गंध फैल रही है, दुर्गंध फैल रही है, और आप उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और उसके शरीर की तरफ आपने ध्यान दिया तो मन एकदम घृणा से भर जाता है। कौवे नोच नोच के उसे खा रहे होते हैं, तो इस हिसाब से मन के अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है जी। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी मूवी देखे जो देशभक्ति हो, 26 जनवरी है, और इसमें आप मान लीजिए भगत सिंह के बारे में सुना, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना, महात्मा गांधी के बारे में सुना, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुना, उनकी कहानियों को पढ़ा या उनको देखा स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, तो उनसे जो आपके मन के अंदर भावना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भावनाएं जो आपके मन के अंदर बह रही है ना दोस्त, इसी को कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला इस सवाल का जवाब क्या होगा? उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं को देखकर अस्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है उसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसके अंदर कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार है ना। और अगर शब्द की आवृत्ति हो जाए, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो उसे अनुप्रास कहते हैं, लेकिन शब्द की आवृत्ति हो जाए तो जैसे हम कहते हैं ना काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द 2 बार आता है, एक ही शब्द का 2 बार दोहराव हो तो वहां पे हो जाता है यमक, और अलग उसके अलग अलग अर्थ आते हैं। तो लेकिन वर्ण का दोहराव अगर एक ही वर्ण का हो जाए तो उसे कहते हैं अनुप्रास। अगला प्रश्न आपके अंदर दिखाई दे रहा है
कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, और हरि के चरण की तुलना अगर कमल से की गई है, जहां भी तुलना की जाएगी वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा। उपमा अलंकार सवाल का सही जवाब होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्त ये पूरी की पूरी वीडियो और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा है आपको, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है दोस्त वीडियो को बनाने के अंदर, अच्छे तरीके से कंटेंट छाटने में। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार की क्वालिटी वाले प्रश्न आने वाले समय के अंदर भी हम रेगुलरली जारी रख पाएंगे, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो एक काम बस आपको करना है, खुद तो वीडियो को देखिए ही देखिए, और उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। यही एक छोटा सा सहयोग आपसे चाहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।